हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर कंट्रीब्यूशन ऑन दादा भाई नारोजी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएससी का, जो कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछते हैं। हमें 3 लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके आने वाले लेक्चर्स में गोपाल कृष्ण गोखले एंड देन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नारोजी। जो कुछ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है दादा भाई नारोजी के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। तो प्लीज़ फॉलो दिस लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी को पॉपुलरली इंडिया में क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ये पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो जिससे सीधे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, ये कब पैदा हुए थे? 4 सितंबर 1825 में। 1825 से लेकर के 1917 तक, 1917 में इनकी डेथ हो जाती है। एंड ही वॉज बॉर्न इन पारसी फैमिली, और मुंबई में पैदा हुए थे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। देन ही वॉज ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। अब यही पूछा जा सकता है, एल्फिंस्टन कॉलेज, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन याद रखना कि ये एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे थे। देन उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए लंदन भी चले गए थे। उसके बाद ये वापस आए। फिर उन्होंने ही वॉज इलेक्टेड टू दी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये मेंबर की तरह इलेक्ट हुए। देन ही फाउंडेड द बॉम्बे एसोसिएशन। ही वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार एक इम्पॉर्टेंट इनकी मैगजीन थी जो इन्होंने शुरू करी थी। इसमें भी ये ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लिखा करते थे। देन ही स्टार्टेड अ मैगजीन नोन एज धर्म मार्गदर्शक। ठीक, दिस इज़ दर्शक, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज़ धर्म मार्गदर्शक, स्टार्टेड द मैगजीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके बारे में। इसके बाद देख लेते हैं इनके कुछ और कंट्रीब्यूशन को। एज एन इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर, इनको इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर बोला गया था जब ये लंदन में थे। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी? इन्होंने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी को फाउंड करा, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जो आगे चल करके धीमे धीमे यही जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, ये आगे चल करके एक बड़ा बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, जिसको बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले बनते हैं, फिर एक नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसको हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। तो यहाँ पे 1865 में ही फाउंडेड दी लंदन इंडिया सोसाइटी। क्यों इन्होंने अभी ये फाउंड करा था? जिसमें ये क्या करते थे, ही यूज टू पब्लिसाइज द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन। बस सिंपली ये रीज़न याद रखना है कि जो लंदन इंडिया सोसाइटी थी, उसमें जो भी इंडियंस की प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसको ये पब्लिसाइज करते थे, लिखते थे। देन दादा भाई नौरोजी के बारे में और क्या जानते हैं? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने। अब ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरीके वहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा है। ब्रिटेन में जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जो राज्यसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के ये मेंबर रहे थे। देन it was due to his effort that in 1893 the House of Commons passed a resolution. अब ये 1893 में एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुआ इनके एफर्ट से। क्या था वो रेजोल्यूशन? इस रेजोल्यूशन में बोला गया कि जो आईसीएस का एग्जामिनेशन होता है, जो जिसको आज हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इसका एग्जामिनेशन पहले सिर्फ इंग्लैंड में हुआ करता था, लेकिन एक रेजोल्यूशन आया 1893 में, उसके बाद से इंग्लैंड और इंडिया दोनों में ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दादा भाई नौरोजी का, ये ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद देखते हैं इनका कांग्रेस में क्या रोल था। तो पहली चीज़ कि इन्होंने कांग्रेस के फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, टुक एक्टिव पार्ट इन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ इट। हर साल जो प्रेसिडेंटशिप होती है कांग्रेस की, वो चेंज होती रहती है। 1885 में कांग्रेस फाउंड करी गई थी, एओ ह्यूम ने कांग्रेस को फाउंड करा गया था। उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट सेशन में, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बताता है। तो ऐसे ही हर साल प्रेसिडेंटशिप बदलती थी। तो ये इस तरीके से 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे। अब ईयर याद रखना, 1886, 1893, 1906। देन इन प्रेसिडेंटशिप के टाइम पीरियड पे इन्होंने कई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन भी पास कराए, जैसे ही पास्ड रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है जो इनकी प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस ने पास करे थे, और इन्हीं को क्रेडिट जाता है
कि पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वराज की डिमांड करी गई थी। नहीं तो स्वराज की डिमांड पहले भी करी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहली बार ये जो डिमांड करी गई थी 1906 में, जब प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, दादा भाई नौरोजी के पास, तब उनके कंट्रीब्यूशन से ये कर सके हम। तो ये इतना अभी हमने देख लिया। एक पॉइंट और है हमें देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि इन्होंने किस तरीके से, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन में से एक है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट कहेंगे। क्या है ये? एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या करा, इसमें क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे वो एक इकोनॉमिक थिंकर भी थे, तो इन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमी लगातार डिग्रेड कर रही थी, लगातार डाउनफॉल आ रहा था, उसके पीछे रीजंस जाने। तो इन्होंने क्या बताया, द रूट कॉज फॉर द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया वो इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाई ब्रिटिश। ये जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, उसको सबसे रूट कॉज बताया इन्होंने अपनी एक इम्पॉर्टेंट बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे MCQ भी पूछा जा सकता है और एक कंट्रीब्यूशन में एक पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है दादा भाई नौरोजी के, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और इस चीज़ को उन्होंने एक नाम दिया जिसको बोला गया ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेन थ्योरी। इस ड्रेन थ्योरी में उन्होंने बताया, ही एक्सप्लेन्ड हाउ इंडियाज़ वेल्थ वॉज बीन ड्रेन टू इंग्लैंड थ्रू वेरियस वेज। अब कई तरीक़ों से इंडिया की वेल्थ को जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से इंग्लैंड ले जा रहे थे, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, पेंशन के फॉर्म में हो, इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में हो। वो अपने ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी जो देते थे वो भी इंडिया के रिसोर्सेज से दिया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने बताए कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है इंडिया से इकनॉमी लेके जा रहे हैं और हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो ये सब हमने देख लिया दादा भाई नौरोजी के बारे में। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन फॉलो, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर। तो हम, दीज आर ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।